मूवी की शुरुआत में हम एक कपल जेमी और लीजा को उनके घर पर देखते हैं। इनके घर की डोरबेल बजती है तो जेमी बाहर जाकर देखता है कि वहां पर एक बड़ा सा पार्सल पड़ा है और उस पार्सल के ऊपर जेमी का नाम लिखा हुआ है। जेमी उसे अंदर ले आता है और उस बॉक्स के अंदर से एक वेंट्रिलोक्विस्ट डॉल निकलती है। दोस्तों, इस प्रकार की डॉल का इस्तेमाल अक्सर एंटरटेनर्स करते हैं। वो अपने एक हाथ को इस डॉल के अंदर डाल लेते हैं और इस तरह से प्रेजेंट करते हैं जैसे वो डॉल ही बोल रही हो। जेमी इसके बाद कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर जाता है। लीजा को ये डॉल बहुत पसंद आई थी तो वो उसे उठाकर अपने रूम में ले आती है और अपने बेड पर लेटा देती है। वो डॉल को सही से बिठाने के लिए अपने कबर्ड से एक पिलो लेने के लिए जाती है, पर जब वो वापस आती है तो दोस्तों उस डॉल का फेस लीजा की तरफ मुड़ा हुआ था। लेकिन जब लीजा उस डॉल को यहाँ पर छोड़कर गई थी तब उसका फेस ऊपर की तरफ था। लीजा इस पर इतना ध्यान नहीं देती और डॉल को बिठाकर उसके ऊपर एक सफेद चादर डाल देती है। कुछ समय के बाद लीजा को ऐसा लगता है कि उसके साथ इस रूम के अंदर कोई और भी मौजूद है। चालू रेडियो में से आवाज आना बंद हो जाती है, घड़ी की आवाज भी नहीं आती और साथ में गैस पर रखी केटल में से भी आवाज आना बंद हो जाती है। तभी लीजा को एक बच्चे के हंसने की आवाज आती है और शॉकिंगली वो हंसी उस डॉल के पास से आ रही थी। लीजा वहां पर जाने लगती है कि तभी वो सफेद चादर लीजा के ऊपर आ जाती है और न जाने कैसे वो उड़कर रूम के बाहर गिरती है और तभी कोई अननोन एनर्जी लीजा को खींचकर एक रूम में ले जाती है और हमें केवल उसकी चीखें सुनाई देती हैं। इसके बाद जब जेमी घर पर आता है तो उसे लीजा यहाँ पर नहीं मिलती। वो लीजा को आवाज लगाता है तो उसे घर के अंदर से ही उसकी आवाज सुनाई देती है। वो जेमी को अपने पास बुला रही थी और कह रही थी कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जेमी देखता है कि बेड के ऊपर कुछ पड़ा हुआ है जिसको सफेद चादर से ढका गया है। वो उस चादर को हटाता है तो उसे वहां पर लीजा की डेड बॉडी मिलती है जिसे कि बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। जेमी को इससे एक बहुत बड़ा सदमा लगता है, पर क्योंकि इस केस का इकलौता सस्पेक्ट जेमी ही था तो पुलिस उसे उठाकर ले जाती है। लेकिन पुलिस के पास इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था तो उन्हें इसे छोड़ना ही पड़ता है। घर पर आकर जेमी उस डॉल वाले बॉक्स को देखता है तो उसे उस पर मैरी शॉ का नाम लिखा हुआ दिखता है। वो इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करता है तो उसे ये मालूम चलता है कि मैरी शॉ एक वेंट्रिलोक्विस्ट है जो कि ऐसी ही डॉल्स का इस्तेमाल करके शो दिखाती है और ये मैरी शॉ भी वहीं पर रहती है जहां पर जेमी के डैड रहते हैं। तो जेमी अगले ही दिन अपने डैड के घर के लिए निकलता है। वहां पहुंचकर जेमी को एला मिलती है। एला जेमी की स्टेप मॉम थी। जेमी को इस बारे में मालूम नहीं था क्योंकि अब उसका उसके डैड से कोई भी कांटेक्ट नहीं था। अंदर जाकर जेमी देखता है कि उसके डैड एडवर्ड एक व्हील चेयर पर बैठे हैं और उनकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। वो बोलते हैं कि आज से लगभग 2 महीने पहले मुझे एक हार्ट अटैक आया था। जेमी एडवर्ड से मैरी शॉ के बारे में पूछता है तो एडवर्ड बोलते हैं कि मैरी शॉ रियल नहीं है। बचपन में जेमी की मॉम उसे एक कविता सुनाया करती थी कि अगर कभी भी मैरी शॉ तुम्हारे सपने में आए तो तुम्हें चिल्लाना नहीं है। लेकिन उसके डैड बोलते हैं कि ये सब केवल काल्पनिक कहानियां हैं। उस रात में जेमी एक गेस्ट हाउस पर रहने का डिसाइड करता है। वो अपने साथ उस डॉल को भी ले आया था और उसने उसे अपने बेड के सामने एक चेयर पर रख दिया था। जेमी के सोते समय हम देख पाते हैं कि उस डॉल की आंखें खुद ब खुद मूव कर रही थी। तभी जेमी की नींद खुलती है और उसे अपने सामने एक बहुत भयानक सी औरत दिखती है। लेकिन जब वो अपने कमरे की लाइट ऑन करता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। इसके नेक्स्ट डे हम जेमी को उसकी वाइफ के फ्यूनरल में देखते हैं। सब कुछ खत्म करके जब वो यहाँ से जा रहा होता है तो उसे वहीं पास में जंगल के अंदर एक बूढ़ी औरत दिखती है। जेमी वहां पर जाता है तो वो औरत कहती है कि मैरी शॉ ने ही तुम्हारी पत्नी की जान ली है और अगर तुम्हें मैरी शॉ को मारना है तो तुम्हें उसकी डॉल को दफनाना पड़ेगा। जेमी को इसकी बात सुनकर बहुत कंफ्यूजन होती है, पर तभी उस औरत का हस्बैंड यहाँ पर आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। घर पर जाकर जेमी देखता है कि उस डॉल के पीछे बिली नाम लिखा हुआ है। तो वो वापस से उसी ग्रेवयार्ड में आता है और उसे वहां पर बिली नाम की एक ग्रेव भी दिखती है। जेमी उस ग्रेव को खोलता है लेकिन उसे उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता। तो वो उस डॉल को वहां पर अंदर डालकर वहां से निकलने लगता है।
यहाँ पर जेमी को पूरे समय ऐसा लग रहा था कि उसके साथ यहाँ पर कोई और भी मौजूद है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद जेमी अपने घर पे आता है, पर जैसे ही वो अपने रूम के अंदर जाता है तो उसे वहां पर वही डॉल दिखती है जिसे वो जस्ट अभी दफना कर आया था। उसे देखकर जेमी को काफी डर लगता है, लेकिन हमको ये मालूम चलता है कि डिटेक्टिव लिप्टन, जो कि जेमी की वाइफ के मर्डर केस का डिटेक्टिव है, वो उस डॉल को ग्रेव में से निकाल कर यहाँ पर लाया है। लिप्टन को जेमी के ऊपर ही शक था कि उसी ने अपनी बीवी को मारा है, तो वो उससे पूछता है कि तुमने इस डॉल को क्यों दफनाया। तो जेमी बोलता है कि ये डॉल दरअसल मैरी शॉ की है। मैरी शॉ के बारे में ये बात बहुत फेमस है कि अगर उसे देखकर कोई भी चिल्लाता है तो वो उसकी जीभ को काटकर उसे जान से मार देती है। जिस रात लीजा का खून हुआ उसी रात ये डॉल हमारे घर पर आई थी और इसीलिए मैंने इसे दफनाया। लिप्टन जेमी के रूम से चला तो गया था, लेकिन वो उस डॉल को अपने साथ ही ले गया था। तो अगली सुबह जैसे तैसे करके जेमी लिप्टन के रूम से उस डॉल को निकालता है और उसे लेकर ग्रेवयार्ड पर पहुंचता है। यहाँ पर जेमी को वही औरत दिखती है जिसे उसने फ्यूनरल वाले दिन देखा था। जेमी उससे मैरी शॉ के बारे में सवाल करता है तो उस औरत का पति यहाँ पर आता है और जेमी को मैरी शॉ के बारे में बताने लगता है। आज से कई साल पहले मैरी शॉ, जो कि एक एंटरटेनर थी, वो एक थिएटर में अपना शो कर रही थी, लेकिन ऑडियंस में बैठा एक बच्चा बोलता है कि मुझे पता है वो डॉल अपने आप से नहीं बोल रही है, बल्कि तुम ही उस डॉल की जगह बोल रही हो। मैरी शॉ को अपनी कला पर बहुत गर्व था और इस बच्चे की बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। उस समय तो वो उस बात को मजाक में टाल देती है, लेकिन इसके कुछ ही दिनों के बाद वो बच्चा गायब हो जाता है और फिर कभी भी नहीं मिलता। इसके बाद उस बच्चे की फैमिली ने मैरी शॉ को पकड़ लिया और उसे जान से मार दिया। मैरी शॉ की वसीयत में ये लिखा था कि उसे उसकी 101 डॉल्स के साथ दफनाया जाए, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसे उसकी डॉल्स के साथ दफनाया जाता है और इसके बाद कई सारे परिवारों की जीभ काटकर हत्याएं होने लगती हैं। जेमी ये सारी बातें सुनता है और उस डॉल को वहीं पर छोड़कर वहां से निकल लेता है। इसकी कुछ देर के बाद वो बूढ़ा आदमी देखता है कि उसकी पत्नी उसी डॉल से बात कर रही होती है। तो वो आदमी उस डॉल को वहां से उठाता है और बोलता है कि मैं इसे वहां पर छोड़कर आऊंगा जहां पर ये एक्चुअली बिलोंग करती है। ये आदमी अपने घर से निकल ही रहा था कि तभी इसे अपने बेसमेंट में से अपनी पत्नी की आवाज आने लगती है। वो डॉल को वहीं पर रखकर नीचे जाता है तो उस डॉल की आंखें खुद ब खुद मूव होकर उस आदमी की तरफ आ जाती हैं। तभी बेसमेंट में उसे मैरी शॉ की आत्मा दिखती है। उसे देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाता है और मैरी शॉ उसकी जीभ काटकर उसे जान से मार देती है। वहीं पर जेमी उस थिएटर पहुंचता है जहां पर मैरी शॉ शो किया करती थी। इस थिएटर की हालत काफी ज्यादा खराब थी। यहाँ पर कुछ समय इन्वेस्टिगेट करने के बाद जेमी को ये मालूम चलता है कि जिस बच्चे को मैरी शॉ ने अगवा किया था वो दरअसल जेमी के दादा का भाई था। इस बात को जानने के बाद जेमी तुरंत ही अपने डैड के पास पहुंचता है। वो उनसे पूछता है कि असल मामला क्या है। तो यहाँ पर एडवर्ड फाइनली जेमी को सच्चाई बताते हैं। जेमी के दादा के भाई के खोने के बाद इन्हीं लोगों ने मैरी शॉ को पकड़ा था और वो यही लोग थे जिन्होंने मैरी शॉ की जान ली। उसके मरने के बाद वो इनकी फैमिली में सभी की जीभ काटकर उनकी जान ले रही थी। तो एडवर्ड ने जेमी को इस सबसे दूर रखने के लिए अपने से अलग कर दिया ताकि जेमी मैरी शॉ से सेफ रह सके। लेकिन ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें, मैरी शॉ इन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। तो मैरी शॉ ने जेमी की वाइफ को अपना टारगेट बनाया। इसके बाद जब जेमी यहाँ से निकल रहा होता है तो यहाँ पर लिप्टन आ पहुंचता है। वो बोलता है कि जिन 101 डॉल्स के साथ मैरी शॉ को दफनाया गया था वो डॉल्स अब मैरी शॉ की ग्रेव के पास मौजूद ही नहीं है। तो अब इससे लिप्टन का पूरा शक जेमी के ऊपर जा रहा था। मगर तभी यहाँ पर एला आती है और जेमी को फोन देते हुए बोलती है कि किसी को तुमसे बात करनी है। दोस्तों, फोन पर दरअसल वही बूढ़ा आदमी था जिसके घर पर जेमी उस डॉल को छोड़कर गया था। वो आदमी पूरी तरीके से मरा नहीं था। वो जेमी से बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी इनोसेंस प्रूव करनी है कि तुमने वाकई अपनी बीवी की जान नहीं ली तो तुम्हें वापस से उस थिएटर में जाना पड़ेगा जहां पर मैरी शॉ शो करती थी। तो जेमी तुरंत ही यहाँ से उस थिएटर की ओर निकलता है और इसके साथ लिप्टन भी वहां पर जा रहा था।
वहां अंदर जाकर इन दोनों को वो 101 डॉल्स दिखती हैं जिनके साथ मैरी शॉ को दफनाया गया था। दरअसल मैरी शॉ की आत्मा ही इन सारी डॉल्स को निकालकर अपने पास ले आई थी और उसने इन सभी को थिएटर के अंदर शोकेस करके रखा हुआ था। इन दोनों को यहाँ पर जेमी के दादा के भाई भी दिखते हैं जिसे मैरी शॉ ने आज से कई साल पहले एक डॉल बना दिया था। और उसी समय पर इन्हें एक चेयर पर एक डॉल दिखती है जिसके अंदर खुद मैरी शॉ की आत्मा थी। जेमी उससे पूछता है कि तुमने मेरी बीवी को क्यों मारा, तो वो बोलती है कि मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी, और वैसे भी तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट थी। तभी लिप्टन अपनी गन से उस डॉल को शूट करता है। उसके गोली मारते ही मैरी शॉ की सारी डॉल्स धीरे धीरे जिंदा होने लगती हैं। लिप्टन उन पर भी शूट करता है, लेकिन अंत में वो अपनी लालटेन का इस्तेमाल करके उन डॉल्स में आग लगा देते हैं। इसके बाद ये दोनों यहाँ से भागते हैं, लेकिन रास्ते में लिप्टन का पैर फिसलता है और वो वहां से नीचे गिरने लगता है। नीचे गिरते हुए उसकी चीख निकलती है और दोस्तों अब क्योंकि उसने मैरी शॉ के सामने चिल्ला दिया था तो वो उसकी जीभ काटकर उसे जान से मार देती है। अब इन्होंने मैरी शॉ की सारी डॉल्स में आग तो लगा दी थी, लेकिन अभी भी वो एक डॉल बची थी जो कि उस बूढ़े आदमी के घर पर मौजूद थी। जेमी बड़ी मुश्किल से उस थिएटर से निकलता है और उस बूढ़े आदमी के घर पर पहुंचता है। वहां पर जाकर जेमी को मालूम चलता है कि उस आदमी की दरअसल मौत हो गई है और उसे भी मैरी शॉ ने ही मारा है। तब उस आदमी की पत्नी जेमी से बोलती है कि तुम्हारी उस डॉल को तुम्हारे डैड आकर ले गए थे। मगर दोस्तों शॉकिंग बात यह है कि जेमी के डैड तो चल ही नहीं सकते, तो वो यहाँ पर आकर उस डॉल को कैसे और क्यों ले गए। जेमी तुरंत ही यहाँ से अपने डैड के घर पर जाता है। जेमी को यहाँ पर वो डॉल एक चेयर पर पड़ी हुई मिलती है। वो उसे उठाने लगता है, मगर तभी यहाँ पर मैरी शॉ भी यहाँ पहुंचती है। मैरी शॉ जेमी पर हमला करने वाली थी, मगर तभी जेमी उस आखिरी डॉल को भी वहां जल रही आग में डाल देता है और मैरी शॉ यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। इसके बाद जेमी अपने डैड के पास पहुंचता है, मगर दोस्तों यहाँ पर उसे उसके डैड की व्हील चेयर पर उसके डैड की लाश मिलती है। दरअसल जेमी के डैड एडवर्ड की मौत तो आज से काफी समय पहले हो गई थी। वो तो जेमी की स्टेप मॉम एला थी जो कि अपनी कला का इस्तेमाल करके इस तरह शो कर रही थी कि असल में जेमी के डैड ही बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैरी शॉ अपने डॉल्स के साथ किया करती थी। एला ने जब जेमी को फोन पकड़ाया था तो उस फोन पर वो बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि एला ही उस बूढ़े आदमी की एक्टिंग कर कर जेमी से बात कर रही थी। दोस्तों एला मैरी शॉ की लास्ट पपेट थी और वो यहाँ पर आई ही इन सब लोगों को मारने के लिए थी। अंत में एला जेमी के सामने अपने असली रूप यानी कि मैरी शॉ के रूप में आती है और जेमी उसे देखकर बहुत जोर से चिल्लाता है और इसके बाद तो हम सबको मालूम है कि क्या होने वाला है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो ये थी डेड साइलेंस मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।